पुष्यमित्रा ने आर्यन के शरीर की पूरी जांच की तो उसे समझ आया कि आर्यन का शरीर हर अगले पल अपने तापमान में वृद्धि कर रहा था। उसका शरीर चलते हुए लावे की तरह गर्म था और समय के साथ साथ उसकी गर्माहट और भी बढ़ती जा रही थी। अगर आर्यन का इलाज जल्दी से जल्दी नहीं किया गया तो उसका शरीर अपने आप ही जल उठेगा और आग उसके शरीर को स्वतः ही लपेट लेगी। अब इसका इलाज एक ही जगह मिल सकता था और वो था मार्तंड नगर की सीमाओं से दूर बुग्याल झील में। बुग्याल झील बेहद खूबसूरत और लंबी झील थी। उस झील के अंदर ही एक सबसे गहरा कुंड भी मौजूद था। बुग्याल झील का पानी सामान्य झीलों के पानी से कई गुना ज्यादा ठंडा और चमकदार होता है। इस झील में सैकड़ों छोटी छोटी मछलियां भी रहती है जो कई सारे अलग अलग रंगों की होती है। जब ये सारी मछलियां सतह पर आकर तैरने लगती है तब झील का नजारा कुछ ऐसा लगने लगता है जैसे झील पर जिंदा रंग बिरंगे फूल बिखरे पड़े हों। इस झील के बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे और इस झील को कई राज्यों ने छुपाकर भी रखा था ताकि इस उपचारू झील को सुरक्षित रखा जा सके। इस अद्भुत झील के बारे में कुछ लोगों का तो यहां तक मानना है कि इस झील में कुछ देर तक डुबकियां लगाना अमृत पान करने के समान है, क्योंकि यह अपनी ठंडक से शरीर की सारी रोगवर्धक उष्मीय गर्मी को शरीर से बाहर निकाल फेंकता है। हालांकि कोई भी सामान्य व्यक्ति इतनी आसानी से इसके पानी में नहीं उतर सकता, क्योंकि इस झील का पानी इतना ठंडा होता है कि इतना कम तापमान इंसानी शरीर के अंदर बह रहा खून तक जमा सकता है। आर्यन के शरीर का तापमान जिस गति से बढ़ रहा है उसके शरीर को इस बुग्याल झील में पटकना बहुत जरूरी था ताकि झील का ठंडा पानी आर्यन के शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सके। सिर्फ यही एक आखिरी उपाय बचा था जो आर्यन को फिर से जिंदा कर सकता था। पुष्यमित्रा के आदेश के साथ ही मैदान में जल्दी ही एक 7 अश्वों की बग्गी आकर खड़ी हो जाती है। अनंत और पृथ्वी आर्यन के शरीर को बग्गी में रखते हुए लिटा देते हैं और खुद भी उसी बग्गी में बैठ जाते हैं। पुष्यमित्रा भी उसी बग्गी के दूसरी तरफ बैठ जाती है। अगले ही पल बिना देरी किए सभी बुग्याल की ओर निकल जाते हैं। घोड़ों की रफ्तार हवा से बात करने लगती है। हवा से बतियाते हुए कुछ ही देर में वो घोड़े इन सभी को लेकर मार्तंड नगर से निकलकर दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश करते हुए बुग्याल के मार्ग पर पहुंच जाते हैं, जहां से अब बुग्याल की वो झील कुछ ही दूरी पर थी। जैसे ही पुष्यमित्रा और बाकी के सभी लोग बुग्याल झील के पास पहुंचने लगते हैं, बुग्याल के सीमा के अंदर का पूरा मौसम ही अलग था। अचानक से ही हवा के तापमान में बदलाव शुरू होने लगती है। बुग्याल झील के ठंडे पानी की वजह से झील के आसपास कुछ ज्यादा सर्दी थी, जिसकी वजह से पुष्यमित्रा, पृथ्वी, अनंत और बाकी के सभी लोग कपकपा उठे थे। इतनी भयंकर सर्दी में झील के किनारे पर बग्गी लगा दी जाती है, जिसके बाद सभी लोग उसमें से एक एक करके उतरने लगते हैं। आखिर में अनंत, पृथ्वी और 2 सहायक मिलकर आर्यन के शरीर को भी बग्घी से उतारकर बाहर झील के किनारे पर रख देते हैं। पुष्यमित्रा, पृथ्वी और अनंत को पहले ही समझा चुके थे कि आर्यन के शरीर को किस तरह से झील में पटकना होगा। इसीलिए पुष्यमित्रा के कुछ कहे बिना ही पृथ्वी और अनंत 2 सहायकों की मदद से आर्यन के शरीर को नीचे उतारते हैं और उतारते हुए पृथ्वी पुष्यमित्रा से पूछता है, महानायिका, क्या आर्यन को इस तरह से अचेत अवस्था में झील के अंदर पटकना सही होगा? मेरा मतलब है कि ये तो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अगर झील के पानी ने आर्यन के शरीर को किसी और मुसीबत में डाल दिया तो? पृथ्वी का सवाल जायज था, क्योंकि वो ऐसा पहली बार देख रहा था। उपचार का ऐसा तरीका उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। इसीलिए उसे नहीं मालूम था कि ये झील उसका पानी किस तरह से आर्यन का उपचार करेंगे। वहीं अनंत ने भी पानी में डुबकी लगाने के बारे में सुना था, मगर किसी इंसान को गहरे पानी के अंदर पटक देना, ये अनंत ने आज से पहले कभी ना तो सुना था और ना ही देखा था, और शायद ही ना कभी आगे देखेगा। पुष्यमित्रा दोनों को देखते हुए कहती है, आर्यन पहले ही सबसे बड़ी मुसीबत में है। उसके लिए कोई अन्य मुसीबत कुछ मायने नहीं रखती। यही आर्यन के लिए एकमात्र रास्ता है। इस झील की ताकत को तुम कुछ देर में समझ जाओगे।
अभी बस तुम आर्यन को झील के बीच में पटक दो, बाकी का काम ये झील खुद ब खुद कर लेगी। पुष्यमित्रा का आदेश मिलते ही, उसकी बात सुनते ही अनंत और पृथ्वी दोनों आर्यन के शरीर को एक एक सिरहाने से अपने कंधे पर लाद देते हैं और झील की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो दोनों आर्यन के शरीर को हवा में उछालकर झील के अंदर फेंक देते हैं। जैसे ही आर्यन का शरीर झील के पानी में तेजी से गिरता है, वैसे ही बहुत सारा पानी उछलकर झील के बाहर निकल पड़ता है। वहीं जैसे ही आर्यन झील के पानी से टकराता है, वैसे ही झील के पानी में बहुत सी नीले रंग की तरंगें उमड़ पड़ती है। आर्यन का शरीर पानी के ऊपरी सतह पर तैर रहा था। ये देखकर अनंत और पृथ्वी और वो दो अन्य सहायक हैरान रह जाते हैं। उनके दिमाग की जलती हुई बत्ती बुझ जाती है, क्योंकि आमतौर पर जिंदा शरीर पानी के ऊपर कभी नहीं तैरते, वो पानी के अंदर डूब जाते हैं। मगर आर्यन का शरीर पानी के ऊपर तैर रहा था। आर्यन का शरीर बुरी तरह से, भयानक तरह से तप रहा था। उसके शरीर के तापमान से उसके आसपास का पानी हल्का सा गुनगुना होने लगता है। आर्यन के शरीर को झील में पड़े हुए अच्छा खासा वक्त हो चुका था, मगर इसके बावजूद भी ना तो आर्यन के शरीर में कुछ बदलाव आ रहा था और ना ही किसी बदलाव की कोई उम्मीद दिखाई दे रही थी। अनंत और पृथ्वी के चेहरे पर धीरे धीरे मायूसी छाने लगती है कि तभी झील के पानी में अचानक कुछ हरकत होती है। झील के सभी किनारों से जल तरंगे आर्यन के शरीर की तरफ बहने लगती है। वो तरंगे धीरे धीरे इतनी शक्तिशाली होती जा रही थी कि कुछ ही देर में वो तरंगे छोटी लहरों में बदल गई थी। उन लहरों के साथ आर्यन का शरीर आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बहने लगता है। उसका शरीर किसी लकड़ी के छोटे से टुकड़े की तरह निरंतर बहता जा रहा था और बहते हुए झील के बीचों बीच जा पहुंचता है। अगले ही पल वो तरंगे एक गोल आकार में घूमने लगती है और पलक झपकते ही आर्यन का शरीर झील के अंदर डूबने लगता है। धीरे धीरे आर्यन का शरीर झील के पानी के अंदर डूबता हुआ चला जाता है। थोड़ी ही देर में आर्यन झील के अंदर पहुंच जाता है। जैसे ही आर्यन का शरीर झील की अंदरूनी सतह पर पहुंचता है, वैसे ही बहुत सारी छोटी छोटी रंग बिरंगी मछलियां आर्यन के शरीर से लिपट जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो आर्यन के शरीर पर कोई हरकत कर रही हो, उसका उपचार करने की कोशिश कर रही हो। सभी मछलियां हिलते डुलते लहराते हुए आर्यन के शरीर पर अपने नाजुक दांतों से घाव करने लगी थी, मगर वो घाव आर्यन के उपचार का ही रूप था। उसमें आर्यन के शरीर को अलग से कोई नुकसान नहीं था। धीरे धीरे आर्यन के शरीर का तापमान घटने लगता है। आर्यन के शरीर की गर्माहट बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से कम होने लगती है। उसके बदन में एक ठंडक जगह लेने लगती है। कुछ देर और आर्यन इसी तरह से झील के अंदर पड़ा रहता है। झील की अंदरूनी सतह पर गुलाबी कणों वाला नमक मौजूद था। वो नमक पानी में घुलकर आर्यन के शरीर को धो रहा था, जिससे कि आर्यन के शरीर में बहुत भयानक जलन पड़ने लगी थी। अगर आर्यन अपने होश में होता तो इस जलन से चीख पड़ता। जले हुए घाव पर नमक हमेशा से दुनिया का सबसे भयानक दर्द है। थोड़ी देर बाद आर्यन की जली और झुलसी हुई चमड़ी नमक के पानी से गलने लगती है और गलते हुए धीरे धीरे उसकी चमड़ी निकलने लगती है। कुछ ही देर में आर्यन के शरीर से वो जली हुई चमड़ी निकलकर पानी में दूर बहने लगती है। आर्यन के शरीर की बेकार और झुलसी हुई चमड़ी निकलकर उसकी जगह नई चमड़ी दुरुस्त होने लगती है। झील के पानी की चमक उसकी नई चमड़ी को सामान्य कर रही थी, ताकि आर्यन एकदम पहले की तरह सामान्य हो जाए। बुग्याल झील के पानी के अंदर अमूमन ही आर्यन के उपचार की प्रक्रिया चलती रहती है। थोड़ी देर बाद आर्यन के शरीर का सारा तापमान सामान्य होने लगता है। उसके और भी क्षणों के बाद उसका शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ जाता है। झील का ओजस्वी पानी आर्यन के शरीर के तापमान पर जीत हासिल कर लेता है। उसके बाद आर्यन का उपचार अपने अगले स्तर पर पहुंच जाता है। बुग्याल झील का पानी आर्यन की नासिका से उसके शरीर के अंदर प्रवेश करने लगता है। जैसे ही बुग्याल का ठंडा पानी आर्यन की नाक से होते हुए उसके गले, उसके फेफड़े और फिर पूरे शरीर में फैलता है,
वैसे ही आर्यन को एक तेज झटका लगता है। उस झटके के साथ ही आर्यन तड़पड़ाते हुए, छटपटाते हुए झील में अपने हाथ पैर पटकने लगता है। आर्यन की नाक में ठंडा पानी घुसते ही उसके शरीर की पूरी गर्मी को जलाकर राख कर देती है। एक ही झटके में आर्यन उठता है। उसके साथ ही झील का पूरा पानी अस्त व्यस्त हो जाता है। झील का पानी उछलकर किनारों से बाहर निकल पड़ता है। उसके साथ ही आर्यन अपने हाथ पैरों को पानी में मारते हुए, घबराते हुए पानी के ऊपर आने की कोशिश करता है। आर्यन को होश में सचेत देखकर उसके दोनों दोस्त पृथ्वी और अनंत अगले ही पल बिना कुछ सोचे समझे बुग्याल झील में कूद पड़ते हैं। झील की धार को काटते हुए दोनों दोस्त आर्यन के पास पहुंच जाते हैं और आर्यन को अपने कंधे पर उठा लेते हैं और वापस उसी दिशा में तैरते हुए उसे झील से बाहर निकाल लाते हैं। आर्यन होश में आ चुका था, मगर उसे अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका सिर भारी हो चुका था। जब आर्यन पहले होश में था तब तो वो गुरुकुल के मैदान में था, और अब वो अचानक झील के डूबते हुए पानी में। यह सब कुछ आर्यन को दिमागी तौर पर परेशान कर रहा था। उसकी टिमटिमाती, डगमगाती आंखें हर तरफ हैरानी और असमंजस से देख रही थी, जैसे कि उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ हकीकत है या फिर वो अभी भी ब्रह्मजाल की दुनिया में समय चक्र में उलझा हुआ है। मगर अपने दोनों दोस्त को अपने आसपास देखकर उसे थोड़ी तसल्ली मिल चुकी थी। आर्यन की डगमगाती हुई आंखें बंद हो रही थी। तभी अनंत आर्यन को जमीन पर सुला देता है और अगले ही पल पृथ्वी आर्यन के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसके सीने को दबाता है। थोड़ी देर तक इसी तरह उसकी छाती पर दबाव बनाने के बाद अचानक ही आर्यन के मुंह से ढेर सारा पानी बाहर निकल पड़ता है। आर्यन अचानक ही पूरी तरह से होश में आ जाता है। आर्यन को एक बार फिर अपनी आंखों के सामने सही सलामत देखकर उसके दोनों दोस्त खुशी से झूम उठते, चिल्लाने लगते हैं। खुशी के साथ साथ ही उनकी आंखों से कुछ आंसू की बूंदें भी झलक पड़ती है। अगले ही पल उसके दोनों दोस्त उसे गले लगा लेते हैं। आर्यन पुष्यमित्रा की तरफ देखता है। अब महानायिका के चेहरे पर भी राहत थी। आर्यन महानायिका को देखते ही अपना सिर हिलाते हुए इशारों इशारों में कुछ पूछता है। तभी पुष्यमित्रा भी अपनी गर्दन हिलाते हुए आर्यन को इशारों में ही जवाब दे देती है। पुष्यमित्रा के इशारों को समझते ही आर्यन के चेहरे पर अचानक ही एक जोश, जुनून छा जाता है। उसके चेहरे पर ढेर सारी खुशी उमड़ पड़ती है। वो अपने दोनों दोस्तों को कसकर भींच लेता है और तीनों एक साथ मिलकर चिल्लाते हैं, या! थोड़ी देर झील के किनारे पर ही आराम करने के बाद आर्यन उठ खड़ा होता है, खुले आसमान की तरफ देखता है और गहरी सांसें अंदर खींचता है। आर्यन का ये आखिरी दिन था। कल तक अनंतनाग गुरुकुल के सभी विद्यार्थी मार्तंड गुरुकुल आ पहुंचेंगे और उसके अगले ही दिन से छात्रों की अदला बदली का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। वही पुराने चेहरे, पुराने नाम और वही पुरानी कहानी आर्यन के सामने आकर खड़ी हो जाएगी। थोड़ी देर आराम करने के बाद आर्यन और बाकी सभी लोग बुग्याल से गुरुकुल की ओर निकल जाते हैं। गुरुकुल पहुंचते ही पुष्यमित्रा आर्यन को कुछ औषधियां देती हैं, जिन्हें लेने के बाद आर्यन तुरंत कमरे में जाकर बिस्तर से चिपक जाता है और नींद के घनेरे जंगल में उतर जाता है। क्या था पुष्यमित्रा और आर्यन के इशारों में बात करने का मतलब? क्या आर्यन ने हासिल कर लिया है योद्धा स्तर? वही पुराने चेहरे और उनकी कहानी से कैसे करेगा आर्यन सामना? अगली सुबह और अनंतनाग अब क्या मोड़ लेगी आर्यन की कहानी? जानने के लिए सुनते रहिए एक्शन आर्यन, ओनली ऑन पॉकेट FM।